अतीत के पन्नों को उलटने पर कभी भविष्य नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपको अतीत में भविष्य की अपनी कहानी सुनाने आया हूँ, क्योंकि मैं भविष्य हूँ। वो साल था 2324। आसमान के सितारों के बीच ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला और लगातार गोल घूमता हुआ एक गोल्डन स्पेसशिप था। एक तरफ से आ रही सूरज की किरणों की वजह से वो जगमगाता हुआ नजर आ रहा था और उस स्पेसशिप पर कई सारी इमारतें खड़ी थी। आसमान से देखने पर दिल्ली शहर जैसा नजर आता है, ठीक वैसा ही वो स्पेसशिप नजर आ रहा था, लेकिन हमारे शहरों जैसा शोर शराबा वहां नहीं था। चारों तरफ शमशान के जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एरोप्लेन की तरह पंख लगी हुई एक फरारी कार तेजी से आसमान में गोते लगाते हुए स्पेसशिप की एक बिल्डिंग पर उतरने लगी। उस उड़ती कार को मैं चला रहा था। मेरा नाम है ध्रुव। वैसे तो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सचमुच एक हैंडसम नौजवान था। बस इस जवानी को एक बीमारी ने जकड़ लिया था, एक ऐसी बीमारी जिसने दुनिया मिटा दी थी। खैर, मेरे बाजू में पैसेंजर सीट पर लगभग 40 साल का अर्जुन बैठा हुआ था। उस वक्त अर्जुन मेरे लिए माँ बाप भाई दोस्त सब कुछ था, क्योंकि धरती से दूर स्पेस में बस वही मेरा साथी था। उस पल स्पेस में एक बुलेट प्रूफ कार में होते हुए भी मेरा माथा पसीने से तरबतर हो चुका था। तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? हाँ, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप चिंता मत करो, बस एक बार लैंड हो जाए तो फिर बेहतर महसूस कर पाऊंगा। ध्रुव, इस वक्त स्पेसशिप में तुम अकेले असली इंसान हो, बाकी सब तो वर्चुअल जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अर्जुन की बात को अनसुना करके मैं बिल्डिंग की छत पर अपना शिप लैंड करवाने लगा, लेकिन अर्जुन की बात 16 आने सच थी। सन 2324 का ये वो दौर था जब इंसानों ने डेवलपमेंट के नाम पर धरती की प्रकृति का विनाश कर दिया था। पृथ्वी के जंगल मिट चुके थे, पेड़ पौधे इस तरह से खत्म होने लगे थे कि जमीन बंजर बन गई। खाना पीना तो दूर, धरती पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लगातार बीमारियां, वायरस अटैक और वॉर की वजह से दुनिया नरक बन चुकी थी। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि इंसान अब वर्चुअल जिंदगी जीने लगा था। किसी वीडियो गेम की तरह एक ग्लास चैम्बर में बैठकर आंखों पर वीआर लगाकर इंसान पूरी दुनिया भर में घूम सकता था। बड़े बड़े बॉम्ब विस्फोट के बीच से खंडहर बनी इमारतों के करीब रास्ते पर हंसते मुस्कुराते जितने भी लोग आते जाते नजर आते थे, वो सब असली इंसान नहीं बल्कि वर्चुअल होते थे। ठीक यही हाल स्पेस रिसर्च सेंटर का था, जहां पर मैं अकेला असली इंसान था। बाकी सब जो आसपास नजर आता था वो या तो रोबोट होता था या फिर वर्चुअल रूप। वर्चुअल अर्जुन ने मुझसे पूछा, सच सच बताओ ध्रुव, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम जानते हो ना ध्रुव, तुम्हें नैनो प्लेग हुआ, इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को इस रिसर्च सेंटर में लाना पड़ा था। इस अजीब और गरीब बीमारी ने लगभग पूरी दुनिया खत्म कर दी है। तब तक मैंने शिप लैंड करवा दी थी और कमजोरी की वजह से गहरी सांस लेकर आंखें मूंद कर बैठा था। मेरी ये हालत देखकर अर्जुन की परेशानी तो बढ़ती ही जा रही थी। हेल्थ डिटेक्टर की रीडिंग कितनी है? तेरे शरीर में नैनो प्लेग का कितना हिस्सा बचा है? मैंने अपनी कलाई पर 2 बार टैप किया तो कार की विंडशील्ड के ऊपर एक होलोग्राम ग्राफिक नजर आने लगा। Health detector readings. Physical growth 23%. Mental abilities 12%. Virus growth 94%. नैनो प्लेग का वायरस 94% रुक गया है। अभी तो मेरा इलाज कर रहे हैं ना डॉक्टर? चिंता मत कीजिए, आपकी दवाइयाँ काम कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्रुव बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा डॉक्टर या तुम्हारा दोस्त ही नहीं, तुम्हारा गार्डियन भी हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। दुनिया में तुम्हारे जैसे अच्छे और साफ दिल लोग बहुत कम बचे हैं। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। झूठ बोल रहा है वो। अचानक मेरे कानों में एक अनजान आवाज गूंज उठी जो बता रही थी कि अर्जुन झूठा है। दरअसल हेल्थ डिटेक्टर के अलावा उस टेक्नोलॉजी में और भी कई खास बातें थी जिनके बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने इस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया था। मेरी तबीयत के बारे में सारी जानकारी देने का ये कमाल मेरी कलाई का नहीं बल्कि मेरे शरीर में ऑपरेशन करके इंस्टॉल की गई माइक्रोचिप का था।
शायद इसी की मदद से मैं गॉड से हमेशा कांटेक्ट में रहता था। हैरान हो गए ना आप भी कि मैं गॉड से कैसे डायरेक्टली बातें कर पाता हूँ। खैर वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तो गॉड का मैसेज मुझे हैरान कर गया। अर्जुन मुझसे झूठ मूठ की हमदर्दी दिखा रहा था। उससे मेरे जीने मरने से कोई परवाह नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पिता अपने बेटे की मौत को लेकर बेपरवाह कैसे हो सकता है? इन्हीं ख्यालों में मैं डूबा हुआ था। तभी धड़ाम से जोर की आवाज आई, लेकिन रिसर्च सेंटर के स्पेस में कोई दूसरी फ्लाइंग कार आ ही नहीं सकती थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने हम पर हमला कर दिया था। कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाया, होल्ड टाइट, मैं कार फ्लिप करने जा रहा हूं। मैंने कार को पूरी तरह से उल्टा घुमा दिया ताकि स्पेस के वैक्यूम का फायदा उठाकर मैं हमला करने वाले को चकमा दे सकूं। उसके सामने आते ही मैं कार में लगे टर्बो इंजन फायर गन से पलटवार करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे फ्लिप करने के बावजूद उसने मेरी कार को साइड से दोबारा इतनी जोर की टक्कर मारी कि कार का फ्लाइंग व्हील टूट गया और हम तेजी से स्पेस में नीचे की ओर जाने लगे। मैंने अर्जुन की तरफ एक नजर देखा। वो बेफिक्र होकर मुस्कुरा रहा था। मैं हैरान रह गया, वो मुस्कुरा क्यों रहा था? क्या ये हमला उसी ने करवाया था? क्योंकि वो खुद भी फिजिकली मेरे साथ नहीं था, बल्कि उसका वर्चुअल रूप मेरे साथ बैठा था। इतनी अजीब है ये फ्यूचर की दुनिया। क्या है स्पेस में हमले और अर्जुन के मुस्कुराने की असली वजह? जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। यहाँ हमारी जान खतरे में है और आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारे होते हुए भला मुझे किस बात का टेंशन? ऐसी सिचुएशन के लिए तुम्हें ट्रेन किया गया है। अब तो इसे परीक्षा की घड़ी समझो। मैंने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग पर कंट्रोल पाया और फ्लाइंग कार का टर्बो फायर ऑन कर दिया, जो मैं दुश्मन के ऊपर पलटवार करने में इस्तेमाल करने की सोच रहा था। मैंने थ्रस्ट नॉब पूरा खोल दिया जिससे मैक्सिमम पावर के साथ फायर इग्निशन हो। किसी मिसाइल को फायर से जैसा झटका मिलता है वैसा ही मेरी कार को मिला और हम सीधा स्पेस सेंटर की तरफ धकेले गए। लेकिन अभी भी दूरी काफी थी और नॉब में गैस बहुत कम थी। मैंने आखिरी बार नॉब खोलकर इग्निशन दिया और कंटिन्यूअस रोटेशनल मोशन में गोल गोल घुमाते हुए कार को स्पेस सेंटर की सतह तक ले गया। रोटेशनल मोशन की वजह से वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ जिससे हम फाइनली मंजिल तक पहुंच ही गए। मैंने कार को क्रैश लैंड करवाया और तेजी से जब बाहर उतर कर देखा तो खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। अब मुझे अर्जुन के मुस्कुराने की वजह का पता चला, क्योंकि मैं जिसे जानलेवा हमला समझ रहा था वो कोई एलियंस नहीं थे बल्कि एक एस्ट्रॉइड था। गलती मेरी थी। थकान और कमजोरी की वजह से मैं फ्लाई जोन के बाहर कार चला रहा था और वो एस्टेरॉइड हमसे टकरा गया। तभी मेरे कानों में रोबोटिक आवाज आई, Good job. Strength increasing. मुझे उस वक्त गॉड का संदेशा याद आया जब उसने अर्जुन को झूठा कहा था। आप सोचेंगे कि मैं सीधा ब्रह्मांड के भगवान से बात करता था। नहीं नहीं, ये गॉड उस भगवान से काफी अलग था जो हर पल मेरे साथ होता, मुझे गाइड करता, मेरा ख्याल रखता। लेकिन फिर भी मैं उस पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता था। मेरे लिए गॉड का मतलब बस एक गाइड की तरह रोबोटिक आवाज थी जो मुझे हर मुश्किल घड़ी में संदेश भेजती रहती थी, जिसे मैं सिर्फ सुन सकता था क्योंकि मैंने कभी उसे देखा नहीं था। मेरे अलावा किसी और को वो आवाज सुनाई नहीं देती थी। लेकिन मैं भला अपने पिता जैसे अर्जुन पर कैसे शक कर पाता? मैंने एक नजर अर्जुन के चेहरे को देखा और गॉड इंटीग्रेशन के उस अजीब संदेश को अनसुना कर दिया। हम दोनों मेरे अपार्टमेंट की लिफ्ट में दाखिल हुए। मेरी तबीयत की चिंता छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि गॉड क्या होता है? गॉड यानी भगवान। भगवान तो बस इंसान की इमेजिनेशन है, एक ऐसी इमेजिनेशन जिसका कोई वजूद ही नहीं। अगर लोग कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते तो वो कह देते हैं कि ये भगवान की देन है। कॉम्प्लेक्स बातों को नेग्लेक्ट करने का ये आसान तरीका है। अर्जुन झूठी मुस्कान के साथ भगवान की बातें करके मुझे टालने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन वो भी जानता था कि गॉड का मतलब सिर्फ भगवान नहीं
और मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, इसका मतलब साफ है कि मैं गॉड के साथ कांटेक्ट में हूँ। यही पता लगाने के लिए अर्जुन ने मेरे सामने लिफ्ट की विंडो पर डिजिटल लेजर बीम से एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिख कर कहा, ध्रुव, मैं पिछले कई दिनों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इसमें मेरी मदद करो, मुझे आंसर भी मिल जाएगा और तुम्हारा ब्रेन फंक्शनिंग टेस्ट भी हो जाएगा। मैंने मन ही मन उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया था, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये प्रॉब्लम गैलेक्सी के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव लाने के काम आ सकता है। इसलिए मैंने जानबूझकर अर्जुन को इसके बारे में नहीं बताया। अरे ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। अभी मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा आराम करने के बाद इसे देखता हूँ ना, प्लीज़। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने के बाद हम दोनों मेरे अपार्टमेंट के एक गोलाकार गोल्डन कमरे में दाखिल हुए, जिसमें 2 छोटे छोटे चैम्बर्स थे। बीचों बीच एक गोल्डन सोफा सेट लगा हुआ था और सामने की दीवार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी थी, जिससे बाहर का स्पेस सेंटर साफ नजर आता था। मैंने हवा में अपना हाथ स्लाइड किया तो दोनों चैम्बर के दरवाजे खुल गए। अर्जुन एक चैम्बर में चला गया और मैं आराम करने के लिए दूसरे चैम्बर में जाने लगा कि तभी अचानक थकान की वजह से मैं अपने ही पैर में पैर अटकाकर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसी वक्त लिफ्ट की तरफ से एक स्क्वायर बॉक्स अपने व्हील्स पर तेजी से मेरी तरफ खिसकते हुए आया। वो बॉक्स एक रोबोट था जो रिसर्च सेंटर में मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। उस रोबोट ने पास आकर अपने स्प्रिंग आर्म से मुझे सहारा देकर खड़ा किया। तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद थकान की वजह से होगा। तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रोबोट के पीछे जाने के बाद मैं अपने कमरे में गया और अपनी कलाई पर टैप करके फिर एक बार अपना इंटीग्रेशन चेक किया। मेरी फिजिकल ग्रोथ अचानक बढ़ रही थी। कुछ मिनट पहले जो 23% थी, अब वो 25% हो चुकी थी। इस सडन ग्रोथ से मैं भी हैरान था। पिछले कुछ महीने में पहली बार ऐसी ग्रोथ हुई थी। उस वक्त मुझे गॉड की बात याद आई जब उसने अर्जुन को झूठा बताया था। क्यूरियोसिटी में मैंने इंटीग्रेशन के जरिए रिसर्च सेंटर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया और बैठे बैठे होलोग्राम पर अर्जुन के कमरे की निगरानी करने लगा। उस वक्त अर्जुन अपने कमरे में स्पेस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर विपिन रॉय के होलोग्राम से वीडियो कॉल कर रहा था। मैंने जैसे ही ईयरफोन अपने कान में लगाए, अर्जुन की बात सुनकर मेरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। फंड्स की कमी है अर्जुन, हमें रिसर्च सेंटर बंद करना पड़ सकता है, लेकिन हमने इतना कुछ हासिल किया है। हमने ध्रुव की बॉडी के अंदर के नैनो रोबोट को लगभग पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अगर हम उसे इसी कंडीशन में स्टेबल रख सके तो हमें काफी फायदा होगा। फायदा हो सकता है, लेकिन ध्रुव खुद इसके लिए एक खराब चॉइस साबित हुआ है। वो मैथमेटिकल इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, और जो सॉल्व कर लेता है उसके आंसर्स गलत होते हैं। उसकी इम्प्रूवमेंट की कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सचमुच फायदा होगा अर्जुन। लेट्स कट इट डाउन। डिसीजन हो चुका है, अब कोई बहस मत करो। इस प्रोजेक्ट को खत्म करो और सारा डेटा जमा कर लो। रॉय और अर्जुन की बातचीत सुनकर मैं घबरा गया था। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। अगर ये रिसर्च सेंटर बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरी बीमारी का इलाज नहीं मिल पाया तो ऐसी जिंदगी जीकर क्या मायने होंगे? इसी टेंशन में मुझे फिर से पसीना आने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक मुझे उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। इस परेशानी में मेरे सामने इंटीग्रेशन का होलोग्राम उभर आया। उस पर कुछ बैकअप के बारे में लिखा था। मैंने अनजाने में यस का ऑप्शन क्लिक किया और बाथरूम की तरफ दौड़ा ही था कि तभी इंटीग्रेशन से आवाज आई, Hardware backup completed. मैं दरवाजा खोलकर बाथरूम में गया, तब फिर से आवाज आई, Ejection started. कमोड का कवर हटाकर मैं उल्टियां कर रहा था। तब और एक परेशान करने वाली बात हुई। मेरी उल्टियों से वाइट कलर का कमोड पॉट ग्रे नजर आने लगा था। वो देख मेरे माथे पर बल पड़ गए। मुझे अजीब तरह से ग्रे रंग की उल्टियां हो रही थी। मैंने घबराहट के मारे वाटर स्प्रे से पूरे बाथरूम की सफाई की। तभी फिर आवाज आई, Hardware backup successful. और उस वक्त मैं नहीं जानता था कि अर्जुन मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैं टॉवल से चेहरा साफ करते हुए बाथरूम से निकल ही रहा था
कि फिर से आवाज आई। अलर्ट, अलर्ट, हमले की संभावना, अपना बचाव करो। मैं हैरान रह गया कि मुझे हमले का संदेशा क्यों मिल रहा है। मेरे अपार्टमेंट में तो बस मैं और अर्जुन मौजूद थे। मैं उस संदेश का मतलब समझ पाता इससे पहले अचानक अर्जुन ने मेरे सीने में एक खंजर खोद दिया। दर्द की तेज लहर में मेरे दिल से दिमाग तक दौड़ी, मेरे चेहरे की नसें तन गई थी। मैंने जैसे ही सामने अर्जुन का चेहरा देखा तो मेरी आंखों की पुतलियां फैल गईं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिता स्वरूप, मेरे मेंटर ने मेरे सीने में खंजर खोपा है। आई एम सॉरी ध्रुव, इस खंजर से मारकर मेरा इरादा तुम्हें दर्द भरी मौत देने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्या करता, मेरा निशाना अच्छा नहीं है। बंदूक से गोली चलाने की सोचता तो तुम बचकर भाग निकलते। मेरी सांसें अटक रही थी, मेरे सीने से लगातार खून बह रहा था। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। कमजोरी से वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तभी फिर से एक आवाज सुनाई थी। अलर्ट, खुद का बचाव करने में असफल, असफल, अपने आप को भी नहीं बचा सके ध्रुव। मैं जानता था तुम बेकार हो और बेकार ही साबित हुए। अर्जुन की गद्दारी से हैरान मैं शायद आखिरी बार गॉड का वो संदेशा सुनकर झटका खा गया, क्योंकि आज तक किसी आईवीआर की तरह रोबोटिक महसूस होने वाली आवाज आखिरी संदेश के वक्त किसी करीबी इंसान की तरह मुझे क्यों महसूस हुई थी। अपनी जिंदगी का मकसद अधूरा छोड़कर कई अनसुलझे सवाल मन में लिए मैं आखिरी सांसें गिन रहा था। क्या है इस स्पेस रिसर्च सेंटर के पीछे का राज? असल में किस काम के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था? अर्जुन ने मुझे क्यों मार डाला? उसने मेरे साथ ऐसी गद्दारी क्यों की? मैं इसमें से किसी भी राज का पर्दाफाश नहीं कर पाया। मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई, मेरी सांसें रुक गई। मैं आज आपको ये कहानी कैसे सुना रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। द कर्स ऑफ फ्यूचर। मैं एक लाश बना अपने चैम्बर की जमीन पर पड़ी धूल में अपना मुंह सान चुका था। चटक लाल खून ने मेरे कमरे के फर्श को एकदम रंग डाला था। ये बस मौत से पहले के कुछ पल थे। वो कहते हैं ना कि मरने से पहले इंसान को जीवन का हर एक अच्छा और बुरा लम्हा फ्लैशबैक में याद आने लगता है। वैसे ही मुझे भी अपने अतीत का हर एक लम्हा मेरी आंखों के सामने साफ साफ नजर आने लगा था। मेरा वो बचपन, जब अर्जुन मुझे सिर्फ सूखे और अजीब स्पेस के पेड़ पौधे खिलाता था। रिसर्च सेंटर में बताया हुआ हर एक अच्छा बुरा पल मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। कुछ धुंधली यादों में मुझे अपनी असली माता पिता का चेहरा भी नजर आ रहा था, पर मैंने उन्हें बहुत ज्यादा समय के लिए देखा ही नहीं था। आखिर एक इन्फेंट को अपने माता पिता के बारे में कितना ही याद रह सकता है। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फिर एक बार मेरी नजरों के सामने दुनिया तबाह हो रही थी। इन फ्लैशबैक्स के साथ धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हर एक फ्लैशबैक धुंधला हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है कि तभी अचानक से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उस वक्त कानों में भिनभिनाती हुई एक रोबोटिक आवाज सुनाई दे रही थी। मैं जब आंखें खोलता हूँ तो मेरे सामने मेरा असिस्टेंट रोबोट खड़ा होता है। मेरे सीने में बहुत तीखा सा दर्द हो रहा था। रोबोट ने खंजर को निकालकर मुझे इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन दे दी थी। इस प्लेनेटॉइड की टेक्नोलॉजी भी कमाल की थी। मेडिकल साइंस में इनकी इस एडवांसमेंट ने मेरी जान बचा ली थी। ये मेडिसिन 5 से 6 घंटे के अंदर ही गहरे से गहरे घाव को पूरी तरह से भर देती थी। मेरे शरीर का घाव भी काफी हद तक भर चुका था, पर मेरे मन में उस गद्दार अर्जुन ने जो घाव दिया था वो शायद इतनी आसानी से नहीं भरेगा। खैर, उस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सब कुछ पता है, पर मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। कनेक्शन में दिक्कत, फिर से कनेक्शन बनाने की परमिशन दे। ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मेरी आंखों के सामने फिर एक होलोग्राम आ गया था जिसमें परमिट और डिनाई के
दो ऑप्शन नजर आ रहे थे। आखिर क्या चुनना चाहिए मुझे? मेरी सोचने समझने की काबिलियत जैसे जीरो हो गई थी। मेरे माथे से पसीने की धार बही जा रही थी। सीने में बार बार दर्द उठ रहा था। मेरे होलोग्राम पर एक उल्टी चलती घड़ी दिख रही थी। सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेटेड, 10 सेकंड में ब्लास्ट होगा। मैं बहुत ही घबरा चुका था। होलोग्राम में सिर्फ 9 सेकंड्स बचे थे। अगर जल्दी ही मैंने एक ऑप्शन नहीं चूज किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे उस आवाज में कही गई बात का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अब सिर्फ 4 सेकंड्स बचे थे। मैंने हड़बड़ी में परमिट का ऑप्शन चुन लिया। अचानक से वो घड़ी रुक गई थी। मेरे शरीर में 1 सेकंड के लिए एक बिजली सी दौड़ी। कनेक्शन पूरा हुआ, मेमोरी बैकअप लोड हो रहा है। मुझे अचानक ही सब कुछ याद आने लगा था। मेरे सीने में हो रहा दर्द भी धीरे धीरे अब कम हो चुका था। मैंने झटके से उठकर इधर उधर देखा, पर वहां रोबोट के अलावा और कोई भी नहीं था। फर्श पर अपना खून पड़ा देखकर मुझे अर्जुन की धोखेबाजी याद आने लगी थी, पर कई सवाल थे जो मुझे अंदर से खाए जा रहे थे। खतरे का एहसास, सेफ जगह ढूंढी जा रही है। खतरा? क्या अर्जुन अभी आसपास ही था? गॉड की ये वार्निंग, आखिर क्या मतलब है इसका? और अब मैं इस सेफ स्पेस ढूंढने कहाँ जाऊं? शायद रिसर्च सेंटर में ही सवालों का जवाब होगा, और वहीं शायद मुझे उस विपिन राय से बात करने का मौका मिल जाए। मैं बेसब्र था ये जानने के लिए कि आखिर अर्जुन ने मुझ पर हमला क्यों किया। सेफ स्पेस ढूंढ ली गई है, रास्ता फॉलो करें। मेरी आंखों के सामने एक मैप दिख रहा था। उस मैप पर एक लाल पॉइंट था जिसके ऊपर यू आर हेयर लिखा हुआ था। मैंने पूरे मैप को गौर से देखा। वो मुझे किसी व्हीकल के निशान तक ले जा रहा था। मैंने गॉड की बात मानकर उस लाल व्हीकल के निशान तक जाने का फैसला कर लिया था। बिना और वक्त बर्बाद किए मैंने अपनी शर्ट उठाई और बस अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा लिफ्ट में चढ़ गया। ऊपर क्रैश लैंड हुई मेरी फरारी उड़ने की हालत में ही नहीं लग रही थी। अब एक ही ऑप्शन था, अर्जुन की स्पेस बाइक, जो कि इत्तेफाक से उस वक्त मेरे गैराज में ही खड़ी थी। मैंने हड़बड़ाते हुए गैराज का दरवाजा खोला। मेरी आंखों के सामने थी अर्जुन की चमचमाती हुई काले रंग की स्पेस बाइक। ये स्पेस बाइक्स दिखने में बिल्कुल मोटर बोट जैसी लगती हैं। बस इसमें आगे एक हैंडल होता है जिस पर कई सारे बटन्स लगे होते हैं। हैंडल के बीच लगे लाल बटन से मैंने स्पेस बाइक को स्टार्ट किया और फिर मैं एक ही झटके में आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा था। फिजिकल हेल्थ में 3% सुधार। मेरे सीने में अब काफी आराम आ चुका था। शायद रोबोट को मेरा ट्रीटमेंट किए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अब तक तो वो अर्जुन काफी दूर निकल गया होगा, पर ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि वो अभी रिसर्च सेंटर में कहीं छुपा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाई प्लेग की वजह से नहीं मरे, वो भी मेरी तरह ही बस एक्सपेरिमेंट के चूहे थे। ऐसा हो सकता है कि वो भी गॉड से कनेक्ट किए गए हों, और जब रिसर्च सेंटर के वर्चुअल लोगों को उनमें कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा तो उन्हें मार डाला गया हो, या शायद वो आज भी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हों। ये सोचते हुए मैंने स्पेस बाइक को झटके से रिसर्च सेंटर की तरफ घुमा दिया। वहां जाना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि मेरे सवालों के जवाब शायद वही मेरा इंतजार कर रहे थे। गलत रास्ता, अनसेफ जोन में प्रवेश। मुझे मालूम था कि इस बार गॉड सही है। ना जाने रिसर्च सेंटर में कौन सा खतरा मेरा इंतजार कर रहा हो सकता है कि वहां मेरे लिए कोई ट्रैप हो, पर यह सब सोचने का वक्त नहीं था। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खंजर के उस वार से सारा खून मेरी आंखों में उतर आया हो। मुझे बस अर्जुन को ढूंढना था। नहीं, अर्जुन को ढूंढना जरूरी नहीं। ये गॉड की बातों को समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करता रहता है। अर्जुन को ना ढूंढूं तो क्या करूं मैं? मेरे सवालों के जवाब आखिर कौन देगा मुझे? न्यू टास्क, अपने साथियों को ढूंढो। टास्क? अब आखिर ये क्या नया बवाल है? खैर, इस वक्त मुझे गॉड की इन बातों को इग्नोर करना ही ठीक लगा, क्योंकि मैं रिसर्च सेंटर के काफी करीब आ चुका था। सीधा रिसर्च सेंटर पर जाना मुझे जोखिम भरा लग रहा था। इसलिए मैं स्पेस बाइक को रिसर्च सेंटर के पिछले हिस्से पर ले गया। वहां पर एक हिडन दरवाजा था जिसके बारे में अर्जुन ने मुझे बातों बातों में ही बता दिया था।
दोनों हाथों से स्लाइड करने पर वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। सिटी के बीचों बीच बने इस बड़े से रिसर्च सेंटर में मैंने अंदर की तरफ जाना शुरू किया तो दंग रह गया। रिसर्च सेंटर खाली हो चुका था। वहाँ से सभी वर्चुअल लोग जा चुके थे। मैंने तेज़ी से अपने कदम सेंट्रल यूनिट की तरफ बढ़ाना शुरू किए, जहाँ पर सारी फाइल्स और सारा डाटा स्टोर्ड था। हो सकता है कि गॉड सिर्फ मुझे कंफ्यूज कर रहा हो, और इस वक्त वो मेरा एक लौता साथी था। इसलिए मैंने उसके दिए गए टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। अपने भाइयों के बारे में पता लगाना ही अब मेरा मकसद था। मेरे कदम बिना रुके सुनसान पाथवे से होते हुए सेंट्रल यूनिट के दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो एक लाश नजर आई। ये कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल यूनिट में मेरी देख रेख वाला चपरासी था। पर आखिर इसे किसी ने मारा क्यों? मैं ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तब तक मेरी पीठ पर मुझे एक गन की नोजल महसूस हुई। वेलकम होम। चल हाथ ऊपर कर। मैंने बिना पीछे देखे ही हाथ ऊपर कर लिए। मेरी धड़कनें शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज भागने लगी थी। माथे पर पानी की तरह पसीने की धार थी। डर से मेरे पैर जैसे सुन्न ही पड़ चुके थे। स्पेस सेंटर के सभी लोग कहाँ गए? आखिर कौन है ये आदमी? और इसने वेलकम होम तो ऐसे कहा जैसे ये मेरे ही इंतजार में बैठा था। क्या ये अर्जुन का भेजा गया कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी कहानी के संग। मौत मेरे सामने खड़ी थी। लगता है आज यमराज ने मुझसे मिलने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पहले खंजर से हमला, फिर गॉड में ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने ही वाला था, और अब ये पीठ पे तनी गन। मौत हर तरफ से मुझे घेरे खड़ी थी, पर मुझे आज मरने का मन नहीं था। क्या तुम हाशिम हो? हाशिम? यार ये नाम तो कहीं सुना है, लेकिन फिलहाल हाशिम कौन है ये सोचने का वक्त नहीं था। अभी मेरे लिए जरूरी था कि मैं अपनी जान बचाऊं। अब ऐसी सिचुएशंस में तो भगवान ही याद आते हैं। अब तक मैं गॉड को कंट्रोल करना समझ चुका था। क्रिटिकल सिचुएशंस में बिना टैप किए भी मैं होलोग्राम देख पाता था। मैंने तुरंत होलोग्राम खोला और गॉड के सजेशंस देखे। एनिमी ऑन टारगेट, दाहिनी ओर से पलट गन का नोजल ऊपर कर दे। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा गॉड ने कहा। अपने एनिमी पर अटैक करके मैंने गन ऊपर की तरफ मोड़ दी और मैं उसके मुंह के ठीक सामने खड़ा हो गया था। सच बताऊं तो बहुत ही गंदी महक आ रही थी उसके मुंह से। अजीब सी बैंगनी रंग की खाल और उस पर ग्रे बालों का झुंड था। उसकी नाक किसी बुल जैसी थी जिसके बीच में एक नथुनी भी थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा और उसे स्कैन किया। नशद ट्राइब का एलियन, होम प्लैनेट वलेरा, बेहद बदबूदार। मेरे पास अभी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का समय ही नहीं था। मेरे सामने खड़े एलियन के हाथ में एक गन थी और अब ये पहले से भी ज्यादा भड़का हुआ था। हमले के लिए सही समय, कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि ये गॉड ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। भले इस हट्टे कट्टे सांड जैसे आदमी से कॉम्बैट करना मेरे बस में कहाँ। तभी मुझे और साथियों की आवाज सुनाई दी। मैंने बिना ज्यादा सोचे एक हाथ से उस एलियन की नाक में लगी नथुनी को पकड़ा और जोर से खींचा। दर्द के मारे वो घुटनों पर आ गया और उसकी गन मेरे हाथों में। तभी पीछे से उसके ही जैसे दिखने वाले उसके 4 और साथी मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। मैंने अपने सामने घुटनों पर बैठे एलियन के जबड़े पर कसकर लात मारी और पलटकर पास वाले खंबे से कवर ले लिया। सामने से चारों एलियंस ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी थी। सेंट्रल यूनिट के सामने का ये पाथवे पूरी तरह से शीशे के एक डोम से कवर्ड था। गन बैटल मोड एक्टिवेटेड। मुझे गन चलानी आती है ये बात मुझे आज तक खुद ही नहीं पता थी, और गोलियों की बौछार से बचने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। तो मैंने भी गोलियों का जवाब फायरिंग करके ही देना शुरू कर दिया। मैंने उस खंबे से जरा सा बाहर झांका और सटीक निशाना लगाकर एक एलियन के पैर पर गोली मार दी। ऐसे ही कुछ देर दोनों तरफ गोलियां चलती रहीं। बाहर पाथवे बारूद के धुएं से भर चुका था। मैंने धुएं की आड़ में बचकर सेंट्रल यूनिट के दरवाजे में घुसने की कोशिश की। मैंने दरवाजा खोला ही था कि एक एलियन ने मुझ पर फिर से फायर किया। इस बार मेरी किस्मत लाजवाब थी।
उस दरवाजे के बुलेट प्रूफ मेटल ने गोली को रिफ्लेक्ट कर दिया और वो गोली सीधा जाकर ग्लास डोम में लगी। ग्लास का डोम डैमेज हो गया था। देखते ही देखते स्पेस के वैक्यूम से पाथवे में एक जोरदार धमाका हुआ और मैं उस दरवाजे के कुछ फुट पीछे जा गिरा। मुझे पता था कि विशद कबीले के लोग वैक्यूम को नहीं झेल सकते। वैक्यूम प्रेशर से वो डेफिनेटली मर गए होंगे। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने गॉड के एक्सरे विजन से दरवाजे के उस पार का जायजा लिया। सारे एलियंस मारे जा चुके थे। रिवॉर्ड एडेड। गुड जॉब। गुड जॉब? सटिया गए हो क्या? भला किसी की जान लेने का रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है मुझे? तुमने अच्छी कॉम्बैट स्किल्स दिखाई। तुम्हारी ट्रेनिंग आज काम आई। फिजिकल स्ट्रेंथ में भी 2% ग्रोथ है। मैंने? ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तुमने किया है। तुमने मुझे एक खूनी बना दिया है। तुमने मेरे हाथों से ये सब करवाया। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करके तुमसे कुछ नहीं करवा सकता। मैं जानता हूँ ये सच है कि मेरे एक्शंस के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। गॉड ने मुझे रास्ता दिखाया, उस पर चलना ना चलना ये तो मेरी ही मर्जी थी और मैं इस चीज के लिए खुद को ही कोसे जा रहा था। पर जान बचाने के लिए मेरा लड़ना जरूरी भी था। ये सोचते हुए ही मेरे दिमाग में आया कि आखिर ये हाशिम है कौन जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। मैं चौकन्ना खड़ा हो गया। मैंने अपने आसपास देखा तो सेंट्रल यूनिट पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। सभी मशीनें इधर उधर फैली हुई थी। सारे कंप्यूटर्स अपनी जगह से हिले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आनंद फानन में इस जगह को खाली किया गया है। मैंने उस कंप्यूटर को खोलने की कोशिश की जिसमें अर्जुन नैनो प्लेग की रिसर्च से जुड़े डाटाबेस को स्टोर करता था। बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं खुला। बिना प्रोफेसर के कंप्यूटर कोई तुम्हारे जैसा बेवकूफ ही चला सकता है। पता नहीं इसकी क्या दुश्मनी है मुझसे। या तो ये मुझे जानलेवा चीजें करने के लिए मोटिवेट करता है या फिर मेरे कॉन्फिडेंस को ही तोड़ने की कोशिश करता रहता है। जो भी हो, अभी इस कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी स्टोरेज ढूंढना बेहद जरूरी था। मैं बिना समय गवाए इस टास्क पर लग गया। मैंने पूरा का पूरा सेंट्रल यूनिट छान मारा। बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे एक छोटी सी चिप मिली। यही चिप तो थी जो मुझे मेरे सवालों का जवाब देगी। ये चिप इस कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट थी। मैंने बिना और वक्त जाया किए उस चिप को इंस्टॉल करना शुरू किया। विशद कबीले के बाकी एलियंस यहाँ कभी भी हमला कर सकते थे, इसलिए ये जगह ज्यादा देर तक सेफ नहीं थी। मेरा यहाँ से निकलना बेहद जरूरी था। कुछ भी करके मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन लेकर गॉड को दिखाई सेफ लोकेशन पर पहुंचना था। चिप का इंस्टॉलेशन पूरा होते ही एक तेज धमाकेदार रोशनी के साथ कंप्यूटर ऑन हो गया। मैंने फटाफट पास वाली कैबिनेट में रखी मेमोरी स्टोरेजेस को स्कैन किया और नैनो प्लेग वाली स्टोरेज को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे आसपास स्पेस शिप्स की आवाज आने लगी। शायद अपने साथियों के पीछे पीछे ये विशद कबीले के एलियंस भी यहाँ पहुँच चुके हैं। खतरे का एहसास। फाइंडिंग एग्जिट रूट। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी पूरी तरह से एक रोलर कोस्टर राइड बन गई थी। मैंने वो मेमोरी स्टोरेज अपने पास रख ली और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगा। एग्जिट रूट डिटेक्टेड। गॉड ने फिर से मेरे सामने एक मैप खोल दिया था। उस मैप को फॉलो करता हुआ मैं सेंट्रल यूनिट से बाहर निकलकर ऊपर जाने लगा था। विषाद कबीले के लोगों ने हमला शुरू कर दिया था। ऊपर एक पुरानी स्पेसशिप खड़ी थी। उस स्पेसशिप को बिना सोचे समझे मैंने स्टार्ट कर दिया और रिसर्च सेंटर की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ से एलियंस रिसर्च सेंटर पर लगातार हमले किए जा रहे थे। मैंने बच निकलने के लिए ऑर्बिट के बाहर निकलना ही सही समझा। फुल पावर ऑन करके मैंने स्पेसशिप को ऑर्बिट के बाहर निकाल दिया। अब वक्त था अपनी याददाश्त को पूरी तरह से वापस लाने का। मुझे अभी भी कुछ चीजें धुंधली याद थी। इस मेमोरी स्टोरेज में जरूर कुछ ऐसा होगा जो मुझे एक एक बात डिटेल में याद दिला सके। मैंने फटाफट स्पेसशिप के कंप्यूटर डिवाइस को गॉड से सिंक करके मेमोरी स्टोरेज को कनेक्ट किया। सिंक कंप्लीटेड। डेटा कॉपी करे या इरेज करे। मैंने डाटा कॉपी करना शुरू किया। ये करते करते ही मैंने अपनी प्रजाति के बारे में थोड़ी रिसर्च की। उस डाटाबेस के हिसाब से ह्यूमंस पर गैलेक्टिक सोसाइटी ने बैन लगा रखा है। ह्यूमंस को तबाह करने के लिए ही उन्होंने पृथ्वी का ऐसा हाल किया था। मैं ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक गॉड की एक वार्निंग आई। डेटा ट्रांसफर कंप्लीटेड।
हार्मफुल फाइल्स फाउंड। ब्रेन डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। इस वार्निंग के तुरंत बाद ही मेरे सर में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। मेरी नसें फूलने लगी और अगले ही पल मैं बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या सच में मेरा दिमाग डैमेज हो जाएगा? क्या मैं कभी अपने भाइयों के बारे में जान पाऊंगा, या वो भी मेरी तरह मारे जा चुके हैं? मेमोरी करप्टेड। काफी देर तक मेरी आंखों के सामने अंधियारा छाया रहा। धीरे धीरे जब मुझे होश आया तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों कीड़े मेरे दिमाग में रेंग रहे हों। मैं अपना सिर पकड़कर जोर से चिल्ला उठा। मेरे कान में जैसे किसी मेटल की बीप गूंज रही थी। शायद मैं घंटों तक बेहोश रहा था। तभी अचानक एक आवाज ने मुझे हैरान कर दिया। मेरे सुन्न दिमाग में उस आवाज ने मुझे होश में ला दिया। खुद को मेंटेन रखने के लिए खाना जरूरी है ध्रुव। ऐसे बैठे मत रहो, उठो, शिकार करो, शिकार करके अपना पेट भरो। तभी एक अजीब बात हुई। मैं खुद अपने पैरों पर उठकर खड़े रहने के काबिल नहीं था। इतनी कमजोरी के होने के बावजूद भी मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मैं शिकार कर रहा हूँ, उस जानवर के चीखने की आवाज सुन सकता हूँ। मैंने उसे चाकू घोंपकर मार डाला। उसकी आखिरी चीख मेरे मन को मायूस कर गई, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसे मार कर खा रहा हूँ। उसका मांस, उसका खून मैं अपने हाथों पर और अपनी जुबान पर महसूस कर रहा था। और उसी वक्त जब मैंने होश संभाला तो मैं खुद हैरान रह गया। मुझे खुद से घिन आने लगी, क्योंकि मैं सचमुच शिकार करके नहीं बल्कि एक पहले से मरे हुए जानवर का सड़ा गला मांस खा रहा था। मैं घबराहट से दूर हो गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे उल्टियां आने लगी थी, अजीब सी ग्रे कलर की उल्टियां। तभी मेरे जहन में अर्जुन की तस्वीर उभरी। धीरे धीरे मुझे अपनी यादें वापस आने लगी। अर्जुन ने मुझे धोखा देकर मुझे जान से मार डाला। मैं हैरानी और गुस्से से दांतों तले दांत पीसने लगा। मैंने अर्जुन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अपने पिता का दर्जा दिया था उसे मैंने। मुझे लगा था कि वो मेरा साथ देगा, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक प्रोजेक्ट समझता था। उसने धोखे से मुझे मार डाला। लेकिन अगर उसने मेरी जान ले ली थी तो फिर मैं यहाँ जिंदा कैसे? और ये मैं किस जगह आ गया हूँ? कहीं ये मेरी आत्मा तो नहीं? लेकिन मुझे भूख प्यास लग रही है। इतनी भूख कि मैंने एक सड़ी गली लाश को खा लिया है। मैं अपने शरीर को फील कर रहा हूँ। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं घबरा गया था। ना चाहते हुए भी मैं रोने लगा। जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। दर्द से चीखते हुए आक्रोश करने लगा। आक्रोश में मैंने जोर से फर्श पर मुक्का मारा, लेकिन तब मुझे हद से ज्यादा दर्द का एहसास हुआ। लगा जैसे मेरी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और पंजे पर खरोंच भी आ गई। लेकिन अगले ही पल मेरा दर्द एक झटके में गायब हो गया और चोट भी अपने आप ठीक हो गई। ऐसा चमत्कार मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैं अपनी हथेली की चोट उलट पुलट करके देख रहा था। तब अनजाने में मैंने अपनी कलाई पर डबल टैप किया तो मुझे अपने गॉड इंटीग्रेशन में बदलाव दिखाई दिया। इंटीग्रेशन 100% पूरा हुआ। गॉड से कनेक्शन स्थापित किया गया है। फिजिकल ग्रोथ 51%, मेंटल एबिलिटीज 18%। मुझे याद आया कि रॉय ने रिसर्च सेंटर को बंद करने के बारे में कहा था। मेरे दिमाग में फिर से सवाल उठा, क्या इस नई दुनिया में भी मैं अकेला ही हूँ? मैंने खुद को शांत रखा। अपने शरीर को छूकर महसूस किया कि मैं पहले से काफी लंबा और चौड़ा नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी इंसान रूप में था। बैकअप स्किल अपडेटेड। मैंने अपने नए स्किल्स की लिस्ट चेक की। मुझे 3 नए स्किल ट्री मिले थे, योद्धा, टेक्नीशियन और सर्वाइवलिस्ट। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इनका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। टेस्ट करने के लिए पहले मैंने सर्वाइवलिस्ट स्किल चुना। तभी एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं धीरे धीरे उठा और अपने आसपास नजर दौड़ाई। मैं एक छोटे से स्पेसशिप के कैबिन में बैठा था। कंट्रोल पैनल मेरे सामने था, पर जैसे ही मैंने उन पर नजर डाली मुझे उन सब का मतलब समझ आ गया था। ये मेरे लिए एक अजीब अनुभव था। ऐसा मानो कि मेरे दिमाग में इस स्पेसशिप के बारे में पूरा नॉलेज पहले से ही हो। मैं हर एक बटन को पहचानता था,
जैसे मैंने इस स्पेसशिप को पहले भी उड़ाया हो, लेकिन इसके अलावा मेरे अतीत के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था। मेरा हाथ एक लाल बटन पर था जिसे दबाकर मैं इस शिप से बाहर निकल सकता था। मैंने हिम्मत करके उसे दबा दिया। शिप हिलने लगा और एक शटल डोर ओपन हुआ। मैंने जब सामने देखा तो काले घने अंधेरे में चमकती चांदनियां नजर आ रही थी। कुछ उल्का पिंड मेरी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। मैं स्पेस में था। अब मुझे थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी थी। मैं स्पेस सेंटर पर ही पला बड़ा था। मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे एक बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई पड़ी। वाह, ये तो गैडन क्लास ट्रांसपोर्टर शिप है। उस स्पेसशिप के बारे में अनजाने में मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, लेकिन फिर मैं खुद हैरान हो गया कि मैं इस स्पेसशिप के बारे में भी कैसे जानता था। शायद मैं इसे पहले भी चला चुका था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। यह ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। इसमें एक वार्प ड्राइव भी था जिसकी मदद से हम इंटरस्टेलर जर्नी यानी ब्रह्मांड के अंदर भी सफर कर सकते थे। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालकर इस स्पेस के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे छोटी शिप के बारे में सब कुछ तुरंत याद आ गया था, वैसे इस बड़ी शिप के बारे में याद नहीं आया। मैं हैरान रह गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं शिप के अंदर चला गया। उसके कॉकपिट में काफी सारे बटन और 4 कंप्यूटर स्क्रीन थे। मैंने पायलट सीट पर बैठकर पैनल पर प्यार से हाथ घुमाया जैसे वो स्पेसशिप मेरी माशुका हो कि तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन नजर आने लगा। मैंने कम्युनिकेशन कंसोल चलाया, लेकिन वहां कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किस्मत वाला हूँ जो किसी ने बस मेरे लिए यहाँ पर ये शिप छोड़ दी। शायद गॉड ने मुझे छोड़ने से पहले मुझसे सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए थे, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक गहरी सांस भरकर सोच में डूब गया। पर ये तो गलत है। मुझे कैसे पता था कि यहाँ पर एक गैडन क्लास ट्रांसपोर्टर है। शायद गॉड मुझे ये बता रहा है, लेकिन मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ किसी तरह का ट्रांसपोर्टर होगा। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता कैसे है। मैंने खुद को आजमाने के ख्याल से पैनल के कुछ बटन दबाए तो शिप स्टार्ट हो गया। मैं मन ही मन अपने आप से सारे सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल पा रहा था। मैंने स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल को खुद से पहचानना शुरू कर दिया था। मैं हर एक स्विच और बटन जानना चाहता था, लेकिन इसमें गॉड मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल शांत था। वो मुझे कोई सुराग भी नहीं दे रहा था। मैं वापस अपने छोटे शिप में आ गया क्योंकि उसके सारे पैनल्स मैं जानता था। मैं अपने छोटे शिप को ट्रांसपोर्टर के पास ले गया और उससे जुड़ गया। मैं वापस बड़े शिप के अंदर गया तो वहां मुझे एक खाली कमरा दिखाई दिया। यहाँ पर 10 क्रू मेंबर्स के लिए क्वार्टर बने हुए थे। एक किचन और एक छोटा इंजन रूम भी था, लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बावजूद यहाँ कोई मौजूद नहीं था। सब खाली खाली था। अजीब है यार, इस स्पेसशिप के सारे क्रू मेंबर्स एक साथ कैसे गायब हुए होंगे। मैंने शिप के कंप्यूटर को हैक करके उसके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ दिया। अब वो स्पेसशिप पूरी तरह से मेरे काबू में था। मैं उसे कहीं भी ले जा सकता था, या फिर यूं कहें कि वो स्पेसशिप मुझे कहीं भी ले जा सकता था। अब मैं अपने जैसे दूसरे लोगों से मिलना चाहता था। इस स्पेस के खालीपन में मैं अकेला नहीं रह सकता था। सवाल ये था कि अपने जैसे लोगों को मैं कहाँ ढूंढूंगा। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने शिप के डाटाबेस में अपनी स्पीशीज जुलू का नाम डाला, लेकिन जो सर्च रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला था। नो डाटाबेस एंट्री। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गए सब जुलू लोग? फिर मैंने ह्यूमन स्पीशीज के बारे में सर्च किया। एग्जैक्ट रिजल्ट मिले, इसलिए मैंने डिटेल में अपना खुद का डिस्क्रिप्शन टाइप किया। मैंने अपना आकार और रूप का भी डिस्क्रिप्शन डाला। जैसे ही रिजल्ट्स दिखाई दिए, मेरी सांसें रुक गईं। एक चेहरा स्क्रीन पर नजर आ रहा था। वो मुझसे हूबहू मिलता था। इन्फो में लिखा था, जाति मानव विलुप्त। सॉरी, फर्दर इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेसिबल। परमिशन डिनाइड। आप जिस जाति को ढूंढ रहे हैं वो ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। मैं हैरान रह गया। परमिशन डिनाइड। इस प्रजाति के बारे में ऐसी क्या सीक्रेट बात हो सकती है कि स्पेस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी में उसे बैन किया हो? इस सवाल का जवाब अब मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ।
मैं कंप्यूटर डाटाबेस के जवाब पढ़कर हैरान था कि ब्रह्मांड में मानव जाति मौजूद ही नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं अपने वजूद को लेकर परेशान हो उठा था। आखिर मैं इंसान नहीं तो फिर कौन हो सकता था? उसी पल जैसे मेरे दिमाग पर कोई आघात हुआ हो, इस तरह अचानक मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरी स्पीशीज का क्या हुआ, हम गायब कैसे हो गए, ये सब याद आ गया। मैं बचपन में स्पेस रिसर्च सेंटर में ही पला बड़ा था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे भाई बहन भी थे, लेकिन उन्हें मुझसे दूर कर दिया गया था। उसके बाद मैंने अपने जैसे लोगों को देखा ही नहीं। मेरे भाई बहनों का क्या हुआ होगा? मेरे सवालों का जवाब मुझे गॉड से ही मिल सकता था, लेकिन वो तो काफी समय से खामोश था। क्या वो मुझे सच बताएगा या नहीं? मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा नया टास्क है अपने भाइयों को ढूंढना। लेट्स बिगिन द मिशन। क्या बकवास है? जो सवाल मैं तुमसे खुद पूछने वाला था, उल्टा तुम मुझे ही उसका टास्क दे रहे हो, और मरने के बाद भी तुम मुझे टास्क दे रहे हो। खैर, ये टास्क करने के अलावा और कोई चारा भी तो नजर नहीं आ रहा। मेरी इस सिचुएशन को समझने के लिए मुझे आगे बढ़ता ही रहना होगा। ये इंटीग्रेशन मार्कर किसी एस्ट्रॉइड की तरफ इशारा कर रहा है, वहीं चलकर देखता हूँ। मैंने रिसर्च सेंटर से बाहर निकलकर इंटीग्रेशन मार्कर को फॉलो करने का फैसला किया। एक अंधियारी संकरी गली से चलकर मैं एक चौराहे पर पहुंचा, जो 2 सुरंगों को जोड़ता था। वो जगह काफी जानी पहचानी महसूस हो रही थी। मुझे ये जगह ठीक से याद है। हम सभी भाई मिलकर यहाँ बचपन में खेलते थे, जब तक कि हम साथ थे। कड़वी यादों को भुलाकर मैं ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद बाकियों ने यह स्टेशन किसी वजह से छोड़ दिया होगा। मैंने नेटवर्क से भी जुड़ने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बंद था। बार बार एरर मैसेज पॉपअप हो रहा था। बड़े काम के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ता है, तब बड़ी सफलता मिलेगी बच्चे। आगे बढ़ो, ये जगह छोड़ दो, तभी मंजिल तक पहुंच पाओगे। मैंने अपने टास्क मार्कर को देखा और हैरान रह गया। ये कैसा मजाक था कि गॉड मुझे दूर के किसी एस्ट्रॉइड पर जाने के लिए कह रहा था। इसका मतलब साफ था कि मेरे भाई बहन मुझे यहाँ मिलने वाले नहीं थे। लेकिन इतनी दूरी मैं कैसे पार करता? न मेरे पास सफर करने लायक कोई स्पेसशिप था, न कोई बैकअप और न ही कोई साथी। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। क्या मुझे कोई और जिंदा इंसान मिल पाएगा? क्या मैं अपने भाइयों से मिल पाऊंगा? अपनों की तलाश में मुझे अनजान ग्रहों पर भटकते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं उस एस्ट्रॉइड तक पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि मार्कर रेड डॉट के मैं जितना करीब पहुंचता वो उतनी ही तेजी से दूर जा रहा था। अलग अलग ग्रह और वहां के एनवायरनमेंट का सामना करते हुए मेरे शरीर का विकास 75% हो चुका था। ये स्पेस सिस्टम का एक ग्रोथ मापने का तरीका है। जैसे धरती पर लोग ठंडी और गर्मी के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक उसी तरह मैं स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। इसका मतलब ये था कि मैं अब जवानी के मौसम का मजा उठाने को पूरी तरह से तैयार हो चुका था, क्योंकि इंटीग्रेशन ने मुझे पावर सेल नाम का नया स्किल दिया था, जिसने मेरे शरीर की चर्बी को छोटी छोटी हाइड्रोजन बैटरियों में बदल दिया था। ये बैटरियां मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ देती थी, जैसे फुली चार्ज्ड रोबोट। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं मेरे अपनों से मिल नहीं पाया था, इसलिए कई सवाल मेरे मन में उमड़ रहे थे। गॉड ने मुझसे पावर सेल को अनलॉक करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे इस अजीब सी आवाज पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पेस में मुझे वो यहाँ से वहां घुमा ही तो रहा है। मैं इस अकेली बंजारा जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मुझे अपने नए नैनो वर्कर्स बनाने चाहिए, ताकि वो मुझे मेरे मिशन में मदद करें और मैं जल्द से जल्द अपनों तक पहुंच जाऊं। मैंने नैनो एक्सटेंशन को एक्टिव किया, लेकिन रोबोट बनाने के लिए मेरे पास जरूरी टूल्स और पार्ट्स नहीं थे। मैंने अपनी शिप की रिसर्च लैब में जाकर चेक किया। वहां मुझे शिप में मौजूद पुराने ड्रोन दिखाई दिए। मैंने उससे नए नैनो वर्कर्स बनाने का काम शुरू किया। रिपेयरेबल ड्रोन को मैंने मैनुअल के जरिए प्रोग्राम किया और टोटली डेड पार्ट्स का इस्तेमाल नए रोबोट्स बनाने के लिए किया। स्पेस में वक्त का ठीक से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब तक आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ते, और मैं इस गॉड की बातों से तंग आ चुका था। इसलिए मैं वक्त की परवाह किए बिना रोबोट्स बनाता गया। नैनो एक्सटेंशन सक्सेसफुल। अब तुम्हारे पास अपने 2 नए नैनो वर्कर्स हैं। कंग्रेचुलेशंस। कभी कभी मेरे इंटीग्रेशन की बातें सुनकर मुझे लगता है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ।
रिवॉर्ड, अवार्ड और टास्क, बस इसी में मेरी जिंदगी फंसी है। अब जब मैंने अपने लिए ये रोबोट्स बनाए तो इस मशीनी आवाज को इतनी खुशी क्यों हो रही है? खैर, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए मुझे उसकी बातें तो माननी ही पड़ेगी। नया टास्क, एक स्पेसशिप का एक्सीडेंट हुआ है। तुम उसके आसपास के इलाके में हो, इसीलिए तुम ही जल्दी से उसके पास पहुंच सकते हो। उस स्पेसशिप के लोगों को बचाओ। स्पेसशिप के लोग यानी मेरे जैसे अपने लोग। मैंने सोचा कि इस स्पेसशिप में मेरे भाई भी हो सकते हैं, उन्हें बचाना मेरा फर्ज है। मैं तुरंत निकल पड़ा, लेकिन सफर के दौरान मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। गॉड कैसे जानता है कि मेरे आसपास कोई दूसरी स्पेसशिप है, जबकि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला। ना मेरे कंप्यूटर रडार पर कुछ नजर आ रहा था, और सबसे अहम सवाल, ये गॉड मुझसे कांटेक्ट कैसे करता है? अचानक आवाज आने लगती है, अचानक बंद भी हो जाती है। यही सब सोच रहा था, तभी मैंने सामने उस दूसरी स्पेसशिप को देखा। सामने का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस स्पेसशिप पर लुटेरों ने हमला किया था। ये एलियंस की तरह दूसरे ग्रहों पर रहने वाले खतरनाक लुटेरे थे। अरे यार, ये गॉड मुझे जानबूझकर यहाँ ले आया होगा। लगता है ये भी मेरी जान का दुश्मन है, इसलिए मुझे इन लुटेरों के बीच फंसा दिया। लेकिन मेरे मन में इतने सेल्फिश थॉट्स आ कैसे सकते हैं? अगर मेरे भाई उस शिप में होंगे तो उन्हें बचाना ही पड़ेगा ना। लेकिन मेरे पास उनसे लड़ने के लिए कोई हथियार भी तो नहीं है। मैं इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि तभी मेरी शिप पर भी हमला हुआ और लुटेरे मेरी शिप में घुसने की कोशिश करने लगे। मैं लैब में जाकर छिप गया। मैं उन कदमों की आवाजें साफ सुन पा रहा था। वो सब मेरी शिप के चैम्बर हॉल में इकट्ठा हो गए थे। शिप का हैच तोड़ दो और कॉकपिट का कंट्रोल हाथ में लेकर सबको बाहर निकालो। लुटेरे ने कॉकपिट लैब के दरवाजे पर हमला कर दिया। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। मैं स्पंजस में था। मैंने अपने ओवरक्लॉक स्किल को एक्टिव कर दिया, जिससे मैं आसपास के माहौल को स्लो मोशन में देख सकता था। मैंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। सारे लुटेरे मेरे सामने स्लो मोशन में हिलते नजर आ रहे थे। लुटेरों का वार भी मुझ तक धीमी गति से पहुंचता। इससे पहले मैं उससे बचकर आगे निकल जाता। उन्हें समझ में आए इससे पहले मैं शिप के मेन चैम्बर में आ पहुंचा। लेकिन तभी ओवरक्लॉक मोड डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि ये बस कुछ ही वक्त के लिए काम करता था। और नॉर्मल होने के बाद पलक झपकते ही सारे लुटेरे मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपने हाथों से उनके वार ब्लॉक करके राउंड किक घुमाई, जिससे मुझे अपने लिए जगह बनाने का मौका मिला। एक लुटेरा लड़खड़ाकर नीचे गिर गया था। मैंने उसे ऊपर से पेट में जोर से लात मारी और उसके हाथ का तलवार जैसा हथियार छीन लिया। मेरे आजू बाजू ना जाने कितने लुटेरे मुझे घेरे हुए थे, लेकिन उनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उनका सरदार चिल्लाया, मार डालो इसको, इसकी सारी शक्तियां छीन लो। वो एलियंस मुझे मारकर मेरी सारी शक्तियां छीनना चाहते थे। मुझे बस अब मिशन के बारे में नहीं, बल्कि खुद को बचाने के बारे में भी सोचना था। लेकिन दिमाग जैसे सुन्न ही पड़ गया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लुटेरे एलियंस के बीच से मैं कैसे निकल पाऊंगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। गॉड ने मुझे अलग ही संकट में फंसा दिया था। वो एलियन लुटेरे मेरी स्पेसशिप पर बस मेरी शक्तियां छीनने के इरादे से आए थे। इसका मतलब था कि दूसरी स्पेसशिप पर इंसान होने की संभावना थी। शायद मेरे भाई उस एक आस ने ना जाने मुझ में कैसी ताकत भर दी। मैं बड़ी फुर्ती से छलांग लगाते हुए पूरे जोर से तलवार को गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मेरी तलवार सामने के हमलावर के शरीर को चीर रही थी, मेरे मुंह पर उसके नीले रंग के खून के छींटे उड़ रहे थे। मैं अपने होश खो बैठा था। थकान, कमजोरी, याददाश्त, मकसद सब कुछ भूलकर तलवार घुमाते हुए हर एक लुटेरे को मार रहा था। मेरा पूरा शरीर उन एलियंस के अजीब नीले खून से भीग चुका था। वो भी मुझ पर हमला करते, उनकी तलवारें भी मुझे जख्मी करती। मैं दर्द से चीख पड़ता, लेकिन कुछ ही वक्त में मेरा घाव अपने आप ही भर जाता। ये स्किल शुरुआत में ही गॉड ने मुझे दिया था। मैं तब तक नहीं रुका जब तक सारे लुटेरे मेरे सामने किसी कचरे की ढेर की तरह नहीं पड़े रहे। मेरी सांसें फूल चुकी थी, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उन लाशों के ढेर के ऊपर बैठकर
मैंने अपनी सांसों पर काबू पाया। मैंने सोचा कि अब मैंने उन सारे लुटेरों को मार डाला है तो क्यों ना उस दूसरी शिप में जाकर मैं बाकी लोगों को बचा लाऊं। मैंने चैम्बर विंडो से बाहर झांक कर देखा। वो शिप आउट ऑफ कंट्रोल था। स्पेस में गोल गोल गोते लगा रहा था। जिस तरह से वो शिप गोते खा रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि उसके कॉकपिट में कोई नहीं है, न कोई इंसान न लुटेरा, क्योंकि शिप कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये शिप बिल्कुल खाली हो, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। कम से कम मेरे भाइयों को ढूंढने में काम आने वाली कुछ चीजें तो मिल जाएंगी। मैं थकान की वजह से धीरे से उठकर एक एक कदम अपने शिप के शटल के पास आया। एक लंबी सांस भरकर मैंने सेफ्टी चेन को अपनी कलाई पर मोड़कर बांध लिया और दरवाजा खोल दिया। मैं एक ऐसे स्पेस ऑर्बिट में था जहां हवा ना के बराबर थी और ग्रेविटी भी 0 थी। मैं सेफ्टी चेन पकड़कर उस दूसरी शिप के करीब आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही उस शिप का शटल डोर मेरे सामने आया, मैंने छलांग लगा दी, लेकिन हड़बड़ी में ये नहीं समझ पाया कि उस शिप का दरवाजा खुला था और दरवाजे पर नीले रंग के एलियंस हाथों में हथियार लिए खड़े थे। मेरे जंप करते ही एक एलियन ने हाथ फैलाकर मेरा सेफ्टी चेन पकड़ लिया और मुझे जोर से शिप के अंदर खींच लिया। उस झटके से मैं लड़खड़ाता हुआ शिप के चैनल से घसीट कर जा टकराया। मेरे सर पर जबरदस्त चोट लगी थी। उस एलियन ने मुझे लात मारकर एक कोने में धकेल दिया और अपना अजीब तरह का सबसे अलग सुनहरे रंग का दिखने वाला खंजर निकालकर मेरे सीने में घोंप दिया। मैं दर्द से चीख पड़ा, लेकिन मेरे होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि मैं जानता था कि यह घाव कुछ वक्त में अपने आप भर जाएगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मुझे और ज्यादा दर्द होने लगा। मेरी मुस्कान गायब होकर चेहरे पर दर्द साफ नजर आने लगा और मेरी ये हालत देखकर उस लुटेरे के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान छाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मेरी सारी शक्तियां वो लुटेरा खींच रहा हो। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मैं समझ गया कि इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद मेरा भी खात्मा मुमकिन है। शायद ये उस खास किस्म के खंजर की वजह से हुआ होगा, या उस खास एलियन के पास कोई ऐसी ताकत होगी। मुझे कोई भी वजह पता नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म के बाद भी मैं दोबारा मौत की कगार पर था। मैं फिर से एक बार मरने वाला था। तभी मुझे उस गॉड में मेरी आखिरी उम्मीद नजर आई, जिस पर मुझे सबसे कम भरोसा था। मैंने डबल टैप से इंटीग्रेशन एक्टिव किया। क्या हुआ मिस्टर गॉड? हमेशा बकबक करते रहते हो, मुझे बिना मांगे ज्ञान देते रहते हो। अब क्यों चुप हो? अब तो मुझे तुम्हारे ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं देख रहा था कि तुम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कैसे करते हो। इस सिचुएशन से बच निकलना तुम्हें आता है या नहीं? अरे, इस सिचुएशन में तुमने मुझे डाला है। तुम्हारा काम है मुझे बचाना। बिल्कुल, इस सिचुएशन में मैंने तुम्हें डाला है, लेकिन ये मत भूलो कि यहाँ आने से पहले मैंने ही तुम्हें कई अनलिमिटेड पावर्स भी दी है। देखा जाए तो मैं ही तुम्हें गिराने वाला भी हूँ और मैं ही उठाने वाला भी। अरे फिलॉसफी मत झाड़ो। ये बताओ कि अब मरने के बाद फिर से मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं? जिंदगी के मौके बार बार नहीं मिलते ध्रुव, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। अपना मिशन पूरा करना चाहते हो तो खुद को बचाओ। गॉड की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अगर ये आखिरी मौका है तो मुझे अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैंने अपने आसपास नजर घुमाई। मैंने देखा कि मैं फ्यूजन चैम्बर के पैनल से टकराकर नीचे गिरा था और मुझे जख्मी करके हंसने वाला लुटेरा कॉकपिट की तरफ अपने साथियों को लूट के ऑर्डर्स देते हुए निगरानी कर रहा था। मेरे पास खुद को उनसे बचाने का यही मौका था। अगर मैं उन लुटेरों से दूर भाग सका तो अपना इलाज करके खुद को बचा सकता था। मैं पैनल पर घिसटते हुए चैम्बर लाइन की तरफ बढ़ा। मैं जानता था कि हर स्पेसशिप कॉकपिट के सामने एक छोटा इंजन चैम्बर होता है जिसमें फ्यूजन का लीवर होता है। उसे खींचते ही फ्यूजन सेल और कॉकपिट अलग हो जाता है। मैंने चालाकी से सबकी नजरें बचाकर लाइन हैच खोला और उस हैच के खुलने की आवाज सुनकर ही लुटेरों ने मेरी तरफ देखा। वो मुझे रोकने के लिए आगे दौड़े। तभी मैंने फुर्ती से लीवर खींच दिया, लेकिन शिप के काफी जगहों से टूटी फूटी होने की वजह से
आसानी से चैम्बर अलग होने की बजाय एक बड़ा बम धमाका हुआ। उस धमाके से मैं 2 फीट ऊपर उड़कर पैनल से टकरा कर गिर गया। आग की तेज लपटों ने फ्यूजन सेल को घेर लिया। सेल में चारों तरफ आग लगी हुई थी। मैंने सामने देखा तो शिप का दूसरा हिस्सा जिसमें लुटेरे थे वो जलकर खाक हो चुका था और कुछ ही मिनटों में मेरा हिस्सा भी खाक में मिलने वाला था। मैंने देखा कि मेरा स्पेसशिप तब से ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था, लेकिन अब जंप बैक करने के लिए मेरे पास सेफ्टी चेन नहीं थी। बिना सेफ्टी चेन के मैं अगर ठीक से छलांग ना लगा पाया तो शायद स्पेस में 0 ग्रेविटी में तैरते हुए मर जाता, लेकिन वो एक संभावना थी और इस चलते हुए फ्यूजन सेल में मौत पक्की थी। यही सोचकर मैंने अपने स्पेसशिप की तरफ छलांग लगाई, लेकिन जैसा मेरा अंदाजा था मैं निशाना चूक गया और शटल दरवाजे की बजाय कॉकपिट के अगले हिस्से से जा टकराया। फिर भी मैंने फुर्ती से एक सपोर्ट रॉड पकड़कर खुद को शिप से जोड़े रखा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शिप के बाहर लटकते हुए स्पेस एनवायरनमेंट में ही मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे कॉकपिट में मेरा नैनो रोबोट नजर आया। मैंने तुरंत इंटीग्रेशन से रोबोट को एक्टिव किया। वो छोटा रोबोट अपने मैग्नेट फ्लोर का इस्तेमाल करते हुए शिप की बाहरी सतह पर स्क्रॉल करके मेरे पास आया और बड़ी आसानी से मुझे खींचकर शिप के अंदर ले गया। मेरा शिप भी लुटेरों के हमले में कुछ जगहों पर खराब हो चुका था। कई जगह मेटल खिसक गया था, पैनल टूट गया था, फ्लाइंग विंग्स मुड़ चुके थे। मेरे शिप को भी मरम्मत की जरूरत थी। मैं शिप को अपने स्पेस सेंटर ले गया और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अपने नैनो रोबोट की मदद से मरम्मत के काम में जुट गया। मेरे रोबोट्स इतने कमाल के निकले कि मुझे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उन्होंने डिजिटल स्कैनिंग करके नुकसान का पता लगाया और मरम्मत कर दी। मुझे बस मॉनिटर और एनालाइज करना था। ये शिप बिल्कुल नए जैसा नजर आने लगा था। शायद लुटेरों के हमले से बचने की वजह से मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया और फिर मैंने अपने शिप का नाम चिमेरा रख दिया। चिमेरा यानी बुराई से लड़ने वाला। लेकिन गॉड शायद मुझ पर नजर रखते हुए इसी पल के इंतजार में था। शिप के ठीक होते ही गॉड की आवाज फिर से गूंज उठी। क्वेस्ट सर्चिंग टास्क अपडेट किया गया है। एक एस्ट्रॉइड पर इंसानी गतिविधि नजर आई है, तुरंत निकलो। वैसे गॉड की ये बात सुनकर तो मैं खुशी से उछल पड़ा। इंसानी गतिविधि मतलब कंप्यूटर डाटाबेस गलत था। ब्रह्मांड में अभी भी इंसान है। लेकिन फिर अगले ही पल मेरा चेहरा मायूसी से उतर गया, क्योंकि सवाल ये था कि गॉड की बात पर यकीन किया जाए या फिर डाटाबेस पर, क्योंकि गॉड ने तो पहले भी एक्सीडेंट कहकर लुटेरों के बीच फंसा दिया था। मेरे मन में यही सवाल था, क्या मुझे इंसान की तलाश में सेंटर से बाहर निकलना चाहिए? जवाब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। मैं भी अब सालों से इस स्पेस सेंटर में बैठे बैठे ऊब चुका था और मुझे अब अपनों की तलाश करने की आस लगी थी। मैं चिमेरा लेकर तुरंत उस एस्ट्रॉइड की तरफ निकल पड़ा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे दिमाग में गुस्से की सनक दौड़ उठी, क्योंकि दूर से देखते ही पता चल गया था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एलियंस ही हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। और गॉड ने मुझे फिर एक बार जानबूझकर इस एलियन के मामले में फंसाया था। मैंने अपना गुस्सा गॉड पर निकाला। रुको, अब कुछ मत कहो, इस तरह मुझसे खेलना बंद करो। मैं इसलिए सिर्फ तुम्हारी बात मान रहा था क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। फिर से तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। मेरा असली मकसद अपनों को ढूंढना है, अपने जैसे इंसानों को ढूंढना है ना? फिर ये क्या एलियंस का नाटक लगा रखा है? मैंने क्या इसलिए पुनर्जन्म लिया है? ऊपर से तुम मुझे जानकारी भी पूरी नहीं देते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो? तुम्हारा पुनर्जन्म इस ब्रह्मांड के लिए हुआ है। इंसानों को ढूंढना भी इस ब्रह्मांड की भलाई का काम है और तुम्हें उसी रास्ते पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब फैसला तुम्हें करना है, जल्दी से टास्क पूरा करके आगे बढ़ो या फिर एक बार मौत का इंतजार करते हुए अकेले स्पेस सेंटर में बैठे रहो। मैं कश्मकश में पड़ गया था। स्पेस सेंटर की उपाऊ जिंदगी अच्छी नहीं थी, लेकिन सामने दोबारा मौत पक्की नजर आ रही थी। मैंने अपने शिप पर नजर फेरते हुए कहा,
बस अगर एक तगड़ा हमला हो गया तो मेरी शिप का फ्यूजन इंजन बर्बाद हो जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं इस टास्क को पूरा करूंगा। सवाल बस इतना है कि क्या सच में मैं इस टास्क को पूरा कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे खतरनाक एस्टेरॉइड पर एलियंस की लड़ाई में कूदना मतलब अपनी मौत को न्योता देना है। और सवाल ये भी है कि इन एलियंस का असली इंसानों से क्या लेना देना है। ये जवाब जानने के लिए मुझे लड़ाई के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि गॉड ने मुझे बचाया सिर्फ इसीलिए कि मैं दूसरे लोगों को बचा सकूं। कितना अजीब लगता है ये थॉट, लेकिन मैं इसकी गहराई नहीं जानता था। मैं उन एलियंस की नजर बचाकर एस्टेरॉइड पर शिरकत करने की कोशिश कर रहा था। अगर सामने से दाखिल होता तो शायद जमीन छूने से पहले ही खत्म हो जाता। मैंने अपने सामने दूसरा बड़ा उल्का पिंड देखा। मैंने चिमेरा को उसके बिल्कुल पास से उसे घसीटते हुए निकाला। अगर जरा भी चूक हो जाती तो चिमेरा के परखच्चे उड़ जाते। ये तुम्हारा अंत हो सकता है। काफी बहादुरी दिखाई। वेल डन। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि तुमने मुझे पुनर्जन्म दिलवाया है या फिर से मारने का प्लान बनाया है। मुझे जानबूझकर उल्का पिंड से घसीटकर चिमेरा निकालना था, क्योंकि उसके आग के गोले किसी बम से कम नहीं थे। एलियन से लड़ने के लिए मुझे उनकी जरूरत थी और पीछे शटल उन्हें जमा करने का काम मेरे नैनो रोबोट कर रहे थे। उन्होंने बेकार के मेटल मटेरियल से एक बॉक्स बनाया था जिसमें वो टुकड़े जमा किए। अच्छा प्लान है। तुम्हें इस काम के लिए ट्रेनिंग दी गई है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। मैंने चिमेरा को एलियंस एस्टेरॉइड के पीछे छिपा कर रखा ताकि मैं उनके रडार से बच सकूं। ये बहुत खतरनाक खेल है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं और क्या ही कर सकता हूँ। इन शैतानी ताकतों से लड़ने के अलावा तुमने मेरे सामने कोई और चारा भी तो नहीं रखा। और अगर मैं इन्हें जिंदा मिल जाऊँ ना तो शायद ये बाकियों की तरह मुझे भी कैद में रखेंगे। कैद से अच्छी है मौत, हमेशा के लिए छुटकारा। इतनी चिंता मत करो, तुम जरूर कामयाब होगे। मैंने चिमेरा को उस एस्टेरॉइड के पिछले हिस्से में लैंड करवाया। मैं बाहर निकला और अपने नैनो रोबोट के साथ पीछे से एलियंस पर हमला कर दिया। मैं उल्का पिंड के गोलों के बम उन पर बरसाने लगा। मेरे हाथ उन बमों की आग से जल रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो चोट अपने आप ठीक भी हो रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़ाई मेरे लिए इतनी आसान रहेगी। मैंने उन शैतान एलियंस के कई गार्ड्स को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया था, लेकिन जब लड़ाई में आसानी होने लगी तो जीत के खुमार में मैं बेफिक्र हो गया और बम फेंकने का काम नैनो रोबोट्स पर छोड़कर हड़बड़ी में उनका कैद खाना ढूंढने अंदर घुस गया। मैं जल्द से जल्द कैदियों को छुड़ाकर ये टास्क खत्म करना चाहता था, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैंने कैद खाना ढूंढ लिया। उसमें कई कैदी थे, लेकिन इंसान जैसा कोई नजर नहीं आ रहा था। सब के सब एलियंस नजर आ रहे थे। सब रोते बिलखते आक्रोश कर रहे थे। फिर भी मैंने कैद खाने का ताला एक बम से उड़ा दिया, लेकिन जैसे ही कैदी एक साथ भागने लगे तो उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक गार्ड ने पीछे से मेरी गर्दन में खंजर घोंप दिया। इस बार भी मुझे असहनीय दर्द हुआ। मैंने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ पीछे खंजर तक बढ़ाया तो मुझे एहसास हुआ कि ये उसी तरह का खंजर है जैसा मुझे स्पेसशिप में मारा गया था। मैं सोच में पड़ गया कि कहीं ये हमलावर वही स्पेस का लुटेरा तो नहीं। मैं उसका चेहरा देखने पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा कि तभी कैद खाने से पूरी तरह से बॉडी फिट टाइट ब्लैक लेदर पैंट टॉप पहनी लड़की अपनी पोनी टेल बांधते हुए दौड़ी और मेरे सर के ऊपर से छलांग लगाकर उसने पीछे वाले हमलावर को जोर से किक मारी। मैं उस झटके से करीब करीब बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। बस आधी खुली आंख से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की एक के बाद एक रास्ते में आ रहे गार्ड को कभी पंच मारकर तो कभी किक मारकर ढेर कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी गई हो। वो एक असली योद्धा थी। रास्ता साफ होते ही वो मेरे करीब आ गई। उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और बचकर दौड़ने लगी। उस बेहोशी की हालत में भी मेरे सेंस पावर ने मेरा साथ दिया। मैंने उसे उंगली से इशारा करके चिमेरा की दिशा बताई। वो लड़की दौड़कर मुझे चिमेरा में ले आई। मेरे इशारे पर नैनो रोबोट भी अंदर आ गए और उन्होंने कॉकपिट का कंट्रोल संभाल लिया। जैसे ही चिमेरा वापस स्पेस में उड़ा, वो लड़की मुझे एक टेबल पर उल्टा लिटाकर मेरी गर्दन के घाव का इलाज करने लगी। पता नहीं जख्म कितना गहरा था, लेकिन शायद गहरा ही होगा, इसीलिए उस लड़की ने फर्स्ट एड बॉक्स में ढूंढकर मेरे घाव पर स्टिचेस लगाए। उसके बाद मुझे इंजेक्शन दिया और मैं बेसुध हो गया।
लेकिन मेरे अंतर मन में लगातार सवाल गूंज रहे थे। मैं इंसान हूँ, आत्मा हूँ या एक राक्षस? कहीं मैं भी तो इन एलियंस की तरह नहीं हूँ? क्योंकि मुझ में अजीब तरह की सुपर नेचुरल पावर है जो कुछ मामलों में काम करती है तो कभी नहीं। मेरे घाव अपने आप भर जाते हैं, मुझे दर्द का एहसास नहीं होता, तो कभी मुझे इतना दर्द होता है कि मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अस्तित्व पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, मैं असल में हूँ कौन? जब मुझे होश आया तब पहले तो सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मैंने देखा कि वो ब्लैक सूट वाली लड़की कॉकपिट में बैठी थी। शिप के सारे कंट्रोल उसने अपने हाथ में लिए थे और मेरे नैनो रोबोट्स जो असल में अभी अभी बम धमाके करके एक एलियन एस्ट्रॉइड को तबाह करके आए थे, वो शिप की सफाई का काम कर रहे थे। मैं दर्द से कराहते हुए उठ बैठा। अनायास मेरा हाथ मेरी गर्दन के पीछे गया जहां घाव लगा था, क्योंकि मुझे वहां स्टिचेस महसूस हो रहे थे। और तभी गॉड की आवाज सुनाई दी, खुद को बचाने का टास्क पूरा, लेकिन मिशन फेल। तुम बेवकूफ हो क्या? कहीं मेरे सब्र का तुम इम्तिहान तो नहीं ले रहे? एक तो ऐसे जानलेवा टास्क पर आधी अधूरी जानकारी के साथ भेज दिया। अगर ये लड़की ना होती तो शायद मेरा खात्मा ही हो जाता। मेरे खात्मे के बाद किससे अपने काम करवाते तुम? कमाल है, मेरा हालचाल पूछने की बजाय तुम मुझे ये बता रहे हो कि मिशन फेल हो गया। मैं फिर एक बार बताता हूँ, तुम्हें ऐसे टास्क के लिए ही बनाया गया है। पहले से ही तुम्हें काफी पावर दी गई है जो आम जिंदगी में तुम्हारे पास नहीं थी, और टास्क कंप्लीट करना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा करेगा। आई रिपीट, लाइफ सेव्ड बट मिशन फेल्ड। इतना कहकर गॉड ने आगे रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, या फिर शायद उसकी बातों से मैं निशब्द हो गया था। मेरे पास आर्ग्यू करने लायक कोई मुद्दा नहीं था और मेरे शांत बैठने की वजह से वो चुप हो गया। बात चाहे जो हुई, सच तो ये था कि शमशान जैसा सन्नाटा महसूस हो रहा था। मुझे ना जाने क्यों गिल्टी फील हो रहा था। अब मुझे लग रहा था मुझे टास्क पूरा करना चाहिए था। मैंने अपने एक नैनो रोबोट को पास बुलाकर उस एस्ट्रॉइड के बारे में अपडेट पूछा। वहां से निकलते वक्त हमने सारे उल्का पिंड के टुकड़े उस पर फेंक दिए, सब तबाह कर दिया। 264 शैतानी एलियंस का खात्मा हो गया। रोबोट से अपडेट लेने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि अगर सब खत्म हो गए तो फिर गॉड ऐसा क्यों कह रहा था कि मिशन फेल हो गया? क्योंकि देखा जाए तो मैं भी जंग जीत गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस के साथ बंदी इंसान भी मारे गए? कहीं उनमें मेरे भाई भी शामिल तो नहीं थे? और ये जो लड़की मुझे बचाकर लाई है वो कौन है? क्या ये एलियन है या इंसान? क्या वो मेरे भाइयों के बारे में कुछ जानती है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब मेरे साथ ढूंढने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। मैं अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी वो लड़की कॉकपिट से बाहर निकलकर मेरे पास आई। उसे मेरी तरफ आते देख मैंने होश ही खो बैठे। वो किसी भी तरह से एलियन तो नजर नहीं आ रही थी। मेरे मन में ख्याल आया, ये एलियन तो नहीं है, दिखने में ह्यूमन ही लग रही है। और क्या दिख रही है? गोरे गोरे गाल, काले घुंघराले बाल, गुलाबी होंठ, मछली की तरह काली आंखें और ऊपर से ये मदहोश करने वाला कैटवॉक। ऐसा लग रहा है कोई हकीकत नहीं सपना है ये। क्या सच में ये सपना है? कि तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे गालों के पास अपना गाल लाया और मेरी गर्दन का हाल देखते हुए पूछा, मेरा नाम है स्टेला। अब कैसा है तुम्हारा जख्म? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ मैं। तुम कौन हो? बताया ना, मेरा नाम है स्टेला। उस एलियंस एस्टेरॉइड पर तुम जख्मी हो गए थे, मैं तुम्हें बचाकर यहाँ ले आई। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि तुम असल में हो कौन? कोई एलियन, कोई होलोग्राम या कोई इंसान? मैं एक असली इंसान हूँ। स्टेला का जवाब सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जन्म से लेकर आज 26 साल की उम्र तक मैंने शायद ही अपने भाइयों के अलावा किसी और असली जीते जागते इंसान को देखा था। इंसान चाहे धरती पर रहे या स्पेस में, इंसानी भावनाएं, ह्यूमन नेचर और काफी बातें जस की तस रहती हैं, कभी बदलती नहीं। और अब तो मेरी 75% ग्रोथ हो चुकी थी।
ये काफी जाहिर सी बात थी कि स्टेला को देखते ही मेरे मन में तितलियां उड़ने लगी। मुझे अजीब तरह से अट्रैक्शन फील होने लगा। इस लड़की के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, बस उसके इंसान हूँ कहने पर से मुझे उसके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस हुआ। उस एक पल में ऐसा लगा कि बस ये लड़की ही तो मेरी जिंदगी है। खुशी के मारे मैंने उठकर स्टेला को गले से लगा लिया। इंसान, एक असली इंसान। सच कह रही हो ना तुम? कितने अरसे बाद मैं किसी इंसान से मिला हूँ। मेरी उस हरकत पर स्टेला ने भी ऑब्जेक्शन नहीं जताया। वो भी शायद कितने सालों बाद असली इंसान से मिल रही थी। उल्टा उसने मेरे गले में बाहें डालकर मुझे और कसकर बाहों में भर लिया। हम दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी दिल की धड़कन मुझे साफ महसूस हो रही थी। हमारे दिल तेजी से धड़कने लगे थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद तो उस हार्ट बीट का एहसास होना ही बंद हो गया था। हम दोनों की बंद आंखों में शायद उस वक्त एक दूसरे का चेहरा था। उस काले घने अंधेरे स्पेस में तारों की टिमटिमाती रोशनी जैसी उम्मीद नजर आई थी। उम्मीद ये कि अब जिंदगी और बेहतर होगी। लेकिन कुछ मिनट बाद जब मुझे एहसास हुआ तो मैं खुद उससे दूर हट गया। मैंने शर्मिंदगी जताने की कोशिश की, लेकिन क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन स्टेला मेरी फीलिंग्स समझ गई। ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। मैं भी कई सालों से किसी इंसान की तलाश में थी। यही मेरा टास्क था। टास्क? मतलब तुम्हें भी कोई टास्क देता है? हाँ, मुझे टास्क मिला था कि मुझे मेरे जैसे इंसानों को ढूंढना है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे जैसा कोई इंसान ब्रह्मांड में हो भी सकता है। लेकिन जिंदगी में दूसरा कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था, तो इसी मकसद के साथ निकल पड़ी और इंसान ढूंढते हुए मैं उस एलियंस एस्ट्रॉइड पर पहुंच गई और उन्होंने मुझे कैद कर दिया। क्यों? उन्होंने तुम्हें बेवजह कैद क्यों किया? बेवजह कहाँ, सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं इंसान हूँ और वो एलियंस इंसानों को अपना दुश्मन मानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानों ने कई बार उनके एस्ट्रॉइड्स बर्बाद किए थे। तो फिर इतने सालों तक तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? मैंने ना तो कभी तुम्हें देखा और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ सुना। तुम कहाँ रहती थी? I mean, किस रिसर्च सेंटर पर थी तुम? मेरा भी एक रिसर्च सेंटर तो था, लेकिन तबाह हो गया। जब मुझे उस सेंटर पर दिक्कत आने लगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी, तो मैंने छानबीन की। ऐसा लगा कि मेरा किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तब मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन के सिक्योरिटी सिस्टम ने मुझे भागने से रोकने के लिए एक एंटी मैटर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, जिससे ना सिर्फ सेंटर बल्कि वो पूरा प्लैनेट तबाह हो गया। और तब से लेकर आज तक मैं इंसानों की तलाश में इस अंधियारे स्पेस में भटक रही हूँ। और यहाँ तुम्हारी तलाश खत्म हुई? हाँ भी और ना भी। मतलब धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी फिलहाल इस शिप को किसी सेफ जगह पर लैंड कराना जरूरी है। मेरे नैनो रोबोट्स को मेरे रिसर्च सेंटर के नेविगेशन पता है। वो शिप को वहाँ क्यों नहीं ले गए? मैंने ही उन्हें मना कर दिया। अभी फिलहाल वहाँ जाना सेफ नहीं है। कुछ वक्त के लिए हमें दूर से सारी बातों का जायजा लेना होगा, एटलीस्ट अगला टास्क आने तक। मैं स्टेला को बताना चाहता था कि ये टास्क करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद गॉड को लेकर परेशान हूँ। मुझे खुद उस पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन स्टेला बार बार टास्क की बात कर रही थी। मैंने अपने ख्याल मन में दबा दिए। हम कॉकपिट में जाकर नया सेंटर तलाश करने लगे, लेकिन नेविगेशन करते वक्त बार बार मेरा ध्यान स्टेला की तरफ जा रहा था। और जब भी मैंने स्टेला को देखा तब नोटिस किया कि वो भी लगातार मुझे ही देखे जा रही थी, मानो कोई अजूबा देख लिया हो। नेविगेशन का बहाना करके, कभी शिप के कंट्रोल का बहाना करके वो मुझे टच करती। उसका टच मेरे रोम रोम खड़े कर देता। जैसे तैसे हमें एक पूरा रिसर्च सेंटर नजर आया। मैंने शिप लैंड करवाया। लैंड होने के बाद स्टेला ने कहा, हाँ, मैं भी काफी थकी हुई हूँ और तुम भी घायल हो। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लें? हाँ ठीक है, लेकिन मेरी शिप में एक ही बेड है। तुम जाके आराम करो, मैं कॉकपिट में ही रेस्ट करता हूँ। क्यों, मेरे साथ डर लगता है? एक ही बेड पर हम दोनों आराम नहीं कर सकते क्या? अब चलो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें उठा कर ले जा सकती हूँ। हम दोनों हंसते हुए मेरी शिप में बने बेडरूम की तरफ गए, क्योंकि अनजान सेंटर पर जगह ढूंढने से पहले
रिफ्रेश होना जरूरी था। लेकिन जैसे ही हम बेड पर लेटे, स्टेला ने अपनी बाहों में मुझे भर लिया, मेरे होठों से अपने होठों को मिलाया। किसी लड़की का पहला टच कैसा होता है, ये एहसास तब मुझे हुआ। मेरे पूरे बदन में कपकपी दौड़ गई। शायद स्टेला को भी पहली बार किसी इंसान का टच मिला था, क्योंकि उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। मुझे किस करते हुए उसका चेहरा थरथरा रहा था। वो मुझे किस कर रही थी, लेकिन उसके होंठ अपने आप कपकपा रहे थे। उसने कपकपाते होठों में मेरे होठों को जकड़ लिया और कसकर दबाते हुए किस करने लगी। हम दोनों के दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि दोनों को एक दूसरे के सीने की धक धक साफ महसूस हो रही थी। मैंने खुमारी में उसकी कमर को लपेटकर कसकर दबाया, लेकिन अगले ही पल एक ऐसे ख्याल ने मुझे झकझोर कर रख दिया कि मैंने स्टेला को दूर धकेल दिया। मैं खुद नहीं समझ पाया था कि अचानक मुझे ऐसा क्या हुआ। मैं स्टेला से दूर हो गया और सबसे बड़ी हैरानी तो स्टेला को ही थी। वो सोच रही होगी कि पहली बार एक लड़के को एक असली लड़की का साथ मिला है, अट्रैक्शन होना लाजमी है, फिर भी ये लड़का मुझे दूर क्यों धकेल रहा होगा। क्या है ये वजह जो ध्रुव ने मुझे ठुकरा दिया होगा? क्या हम दोनों के बीच कभी प्यार का रिश्ता बन नहीं पाएगा? और नहीं तो इसकी वजह कहीं गॉड तो नहीं? आप भी इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। मैं जिस तरह से बेरुखी के साथ स्टेला से दूर हो गया, उसे ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैंने उसे धुतकार दिया हो। सच्चाई ये थी कि सालों बाद हम दोनों अपोजिट सेक्स के किसी इंसान से मिल रहे थे। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए सजा हुआ था, फिर भी मैं अपने कदम पीछे खींच रहा था। जाहिर सी बात थी कि स्टेला के मन में कई सारे सवाल उठे होंगे। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या तुम्हें अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा? I mean, कि कुछ फिजिकल सेंस नहीं हो रहा? मैं जानती हूँ कि ये काफ़ी जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन इतने सालों बाद किसी इंसान से मुलाकात होने के बाद ये नॉर्मल ही होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने सालों बाद क्या तुम्हारी इंसानी भावनाएं मर चुकी हैं? शायद ऐसे ही होगा। हम सॉरी, तुम आराम करो, मैं सेंटर का मुआयना कर लेता हूँ। आखिर हम ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रुक सकते। मैं अपने बर्ताव के लिए खुद शर्मिंदा था, खुद गिल्टी फील कर रहा था। मैं कितनी मुश्किलों के बाद जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की आई थी, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं बना सकता था, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मेरी अपनी कुछ वजह थी और अपनी कुछ मजबूरी भी। माना कि स्पेस में मेरे कर्मों का हिसाब रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन 75% ग्रोथ के साथ मेरी ह्यूमन फीलिंग्स की ग्रोथ भी हुई थी। मैं पहली ही नजर में स्टेला से प्यार करने लगा था और जानबूझकर अपनी फिजिकल नीड के लिए या फिर अट्रैक्शन के लिए उसकी जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इतने सालों तक जो दर्द मैंने सहा था वो आगे स्टेला को सहना पड़े। मैं सेंटर की तरफ निकला ही था कि तभी स्टेला मेरे पीछे आ गई, लेकिन उसने हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उस पल का जिक्र तक नहीं किया। वो मेरे साथ ऐसे चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ सेकंड्स पहले मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए जो लड़की उतावली हो रही थी, वो बस 1 सेकंड में ऐसे बिहेव करने लगी थी जैसे हम अभी अभी मिले हों। मैं उसके लिए अनजान व्यक्ति बन गया था। मैं मन ही मन सोचने लगा, मुझे स्टेला के साथ ऐसे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसे और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, लेकिन स्टेला की मैच्योरिटी देखकर मुझे खुद हैरानी हो रही है। मैंने सोचा था वो बेचैन हो जाएगी, गुस्सा करेगी, शायद शिप में तोड़फोड़ मचाए, लेकिन उसने इतनी मैच्योरिटी दिखाई कि मैं खुद भी ऐसा नहीं कर पाता। लव यू स्टेला, लेकिन क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरी है। बस यही सोचते हुए मैं चलता गया। मैंने उसे स्पेस सेंटर की जानकारी दी, जरूरी जगह दिखाई। हमने पूरे सेंटर का मुआयना किया। कुछ देर बाद स्टेला अकेली आराम करने कमरे में चली गई और मैं कॉकपिट में बैठा स्टेला के बारे में सोच में डूब गया। मेरी आंखों के सामने से स्टेला का चेहरा हटता ही नहीं था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके बाल, उसके होठ, उसकी हर एक अदा मुझे बेचैन कर रही थी। मन में आ रहा था कि अभी कमरे में जाकर स्टेला को कसकर गले लगा लूं, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को काबू कर रहा था। उस दिन से लेकर हमारा रूटीन यही बन गया था
क्योंकि स्टेला को मुझसे जो उम्मीदें थी वो मैं पूरी नहीं कर पाया। जाहिर था कि वो भी दूसरे लोगों को ढूंढना चाहती थी और मैं अपने भाई बहनों से मिलना चाहता था। हम दूसरे लोगों की तलाश में स्पेस में भटकते रहते थे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक एस्ट्रॉइड से दूसरे एस्ट्रॉइड। कभी वो पायलट बन जाती तो कभी मैं। लेकिन इस सफर के दौरान हम दोनों के बीच एक अजीबोगरीब रिश्ता बन रहा था जो दोनों के लिए नया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये रिश्ता कितनी दूर जाएगा। मुझे भी स्टेला के करीब जाने की इच्छा होती, उसके गुलाबी नाजुक होठों को चूमने की इच्छा होती, उसकी बाहों में दुनिया भुलाकर सपना देखने की इच्छा होती, लेकिन मैं अपने कदम पीछे खींच लेता तो दूसरी तरफ बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर स्टेला मेरे करीब आती और मुझे रिझाने की कोशिश करती। उसकी हर अदा मुझे हर पल के साथ प्यार में पागल बना रही थी। हम मेरे रिसर्च सेंटर पर दूर से नजर रखे हुए थे। ऐसे ही चिमेरा उड़ाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? मुझे शिप उड़ाना भी तो है। ओह जरूर ध्रुव, तुम काफी अजीब हो। मुझे हैरानी होती है कि तुम्हें इंसानी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस 26 साल का हूँ स्टेला। वो लोग मुझे एक ऐसे सेंटर में रखते थे जहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं होता। वो मुझे मेरे हार्मोन्स की ग्रोथ रोकने के लिए टैबलेट्स देते थे। तो भला कैसे मुझे इस सब के बारे में पता चलता? मुझे इन सेक्सुअल फीलिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करते होंगे। उन्होंने कभी तुम्हें ऐसी टैबलेट्स नहीं खिलाई? ओह हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो मुझे भी ऐसी टैबलेट्स देते और जब मैं टैबलेट्स लेने से इनकार कर देती तो वो मुझे भूखा रखते थे। लेकिन फिर भी मेरे हार्मोन्स इतने बढ़ ही गए कि मैं किसी लड़के के लिए अट्रैक्शन महसूस कर सकूं। मैं असल में 44 साल की हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, दिखने में भले ही तुमसे छोटी दिखती हूँ, लेकिन ये सब हार्मोनल चेंज की वजह से है। उम्र की वजह से मुझ में इंसानी फीलिंग्स पूरी तरह से विकसित हुई है। मुझे मानव ज्ञान यानी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पूरा नॉलेज है। मैं स्टेला की बातों से हैरान रह गया। मुझे मानव ज्ञान के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर स्टेला के पास वो नॉलेज है तो वो जरूर गॉड को भी जानती होगी। स्टेला, क्या तुम जानती हो कि ये गॉड क्या है और हमारी सिस्टम कैसे काम करती है? सॉरी ध्रुव, मुझे नहीं पता था कि गॉड असल में क्या है। लेकिन अगर तुम ह्यूमन नॉलेज डेवलप करना चाहते हो तो ये उतना मुश्किल काम नहीं है। तुम अपने स्किल सेट से इसे हासिल कर सकते हो। बस अपनी स्किल्स को लॉजिकली खुला छोड़ दो, बिल्कुल बेकाबू, और वो तुम्हें सिखाएंगे कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें बाहों में भर ले तो उसे दूर नहीं धकेलना चाहिए, बल्कि कसकर और करीब खींच लेना चाहिए। ऐसा कहकर स्टेला ने मुझे फिर एक बार बाहों में भर लिया। मैं जानता था कि स्टेला को लेकर मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं उन्हें उसके सामने जाहिर करने से झिझक रहा था। मैंने हिचकिचाकर उससे दूर जाते हुए कहा, आई एम सॉरी स्टेला, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज। ये लाइन असल में लड़कियां बोलती है बुद्धू। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एनीवेज, मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही तैयार हो जाओगे। छोड़ो ये सब, कुछ और बात करते हैं। हाँ, मैं भी यही करने वाला था। पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, थोड़ा घुल मिल लेते हैं, फिर वो सब। तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? तुम धरती पर इंसानी रूप में कॉलेज की चुलबुली लड़की रही होगी जो सारा दिन मस्ती करती रहती हो, है ना? बताओ ना, इंसानी रूप में तुम क्या हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? धरती की जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ मैं एक डिजाइनर हूँ। इसमें साइबरनेटिक वॉर का पूरा सेट और फिजिकल ग्रोथ को हासिल करना शामिल होता है। ओह अच्छा, इसलिए तुमने शिप पर आते ही इसका डिजाइन और इंटीरियर सिस्टम ही बदल दिया। मेरा कमरा, उसके पर्दे, बेड, किचन सब कुछ बदल दिया यार। ऐसा नहीं है, सिर्फ यही एक वजह नहीं है। हम इस स्पेस में 2 ही ह्यूमन एक साथ मिले हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि प्यार और चॉइस में फर्क होता है। जो बदलाव मैंने शिप में करवाए वो मेरा प्यार और अपनापन था, और जब मैंने तुम्हें गले से लगाया तो तुम मेरी चॉइस बन गए। जबकि सच्चाई ये है कि हम दोनों को हमारे ह्यूमंस को ढूंढने का टास्क मिला है, बस तुम पहले मिल गए। हाँ, हमारा एक दूसरे से मिलना भी एक सफलता थी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें और लोगों को भी ढूंढना है।
वरना ये टास्क डीएक्टिवेट हो जाता। इसका मतलब होगा कि इस तरह ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करने वाले और भी सेंटर होंगे। हमें जितना हो सके उतने लोगों को आजाद करना चाहिए। सबको एक खुशहाल जिंदगी शुरू करने का मौका मिलना चाहिए। ये खतरनाक लगता है, लेकिन मैं विरोध नहीं कर सकता क्योंकि यही हम दोनों का मकसद है। इसलिए तो हम उस सेंटर की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में मुझे रोबोट ने बताया था। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? लगभग 1 साल से ज्यादा, शायद 2 साल भी। सॉरी, मेरा शिप सबसे स्पीड में फ्लाई नहीं कर सकता। डेटाबेस के मुताबिक यहाँ और भी शिप्स हैं, शायद हमें उनमें से कोई हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें एक तेज शिप हासिल करने का तरीका ढूंढना होगा या ऐसा ही एक नया बनाना होगा। लेकिन उसके लिए तो हम दोनों को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। इसका तोड़ भी है मेरे पास। मुझे एक ऐसा स्किल मिला है जिससे मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकती हूँ और अपना नॉलेज सेकेंड्स में उसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। आजमाना चाहोगे? मैंने सरप्राइजिंगली हाँ कह दिया ताकि हमारे मिशन में एक दूसरे को समझने में आसानी हो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि स्टेला की ये तकनीक मेरी जिंदगी बदलने जा रही है। उसने मेरे हाथ अपनी हथेलियों पर लेकर कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद की। मैं उसका ये लुभावना रूप देखते ही रह गया। तभी अचानक स्टेला ने अपनी आंखें खोलकर प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। अब हमारे बीच टेलीपैथी की तरह ब्रेन कनेक्शन बन चुका है। इससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। और मुझे एक ऐसी बात पता चली है जो तुमने जानबूझकर मुझसे छिपाई थी। तुमने मुझसे झूठ बोला था ध्रुव। स्पेस में अकेले रहकर भी तुम झूठ बोलना सीख गए। मैं हैरानी से सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा झूठ मैंने बोला था जिसे लेकर स्टेला इतनी इमोशनल हो गई थी। क्या स्टेला और मेरे बीच का ये ब्रेन कनेक्शन मेरे लिए मुश्किलें पैदा करेगा? कहीं स्टेला मुझे किसी परेशानी में तो नहीं डालेगी? मेरे साथ इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।